हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, पेनक्रियाज ग्रंथि के बारे में पढ़ना शुरू किया था हमने, और उससे उसकी जो कोशिकाएं हैं 4 प्रकार की आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। उस आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस कोशिकाओं के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स सभी से निकलने वाले हार्मोन और उनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके थे। आखिरी क्लास में इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, उन सब के बारे में भी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसुलिन से संबंधित एक विशेष बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। सभी ने इस बीमारी का नाम सुना भी होगा और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पड़ी भी होगी। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस, जिससे कई सारे क्वेश्चंस अब तक के एग्जामों में आ चुके हैं। हम बात करें सबसे पहले कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। डायबिटीज मेलाइटस अपने आप में एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होने वाला है? अपने आप में एक प्रकार का यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से तात्पर्य यह है कि इस बीमारी के अंतर्गत शरीर में न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने वाला है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन से? मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने वाला है। अब बात करते हैं कि बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी के अंतर्गत जो हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन है, वह इंसुलिन हार्मोन या तो उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है या फिर इसका फंक्शनिंग जो है वह डिक्रीज्ड फंक्शनिंग होने लगे। तो इन दोनों घटनाओं में हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रभावित होने वाला है। अगर इन दोनों तथ्यों का मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो यहां पर ध्यान से समझें। हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज मेलाइटस एक प्रकार की मेटाबॉलिक बीमारी है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। अब क्यों प्रभावित हो रहा है? हमने कहा कि या तो इस व्यक्ति में इंसुलिन का लेवल बहुत कम हो गया है, मींस इंसुलिन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया है, या फिर इंसुलिन का फंक्शनिंग कम हो गया है। और प्रोडक्शन और फंक्शनिंग में अंतर यह है, या तो इंसुलिन बीटा सेल बना ही नहीं पा रही हैं, तब भी उसका काम ठीक से नहीं हो पाएगा। और कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हमारी बीटा सेल इंसुलिन बना तो रही है, लेकिन उसका रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है। अगर रिसेप्टर में भी समस्या है तब भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। मीन्स या तो प्रोडक्शन में कमी आ जाए या फिर फंक्शनिंग में कमी आ जाए, और इस वजह से होने वाली बीमारी को हम डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब कई सारे एग्जाम में यह भी सवाल आ चुका है कि डायबिटीज मेलाइटस कौन से न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस की बीमारी है। ऑप्शन ए है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस की बीमारी है। ऑप्शन बी है फैट मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस की बीमारी है। ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस की बीमारी है। या ऑप्शन डी है ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म प्रभावित होंगे। सिंपल वन लाइनर सवाल था कि इस डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन प्रभावित होगा, ऑप्शन बी फैट प्रभावित होगा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होगा, या ऑप्शन डी ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रभावित होंगे। तो यहां पर सही जवाब यह होने वाला है कि अगर इंसुलिन का काम या प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है तो मेटाबॉलिज्म जो प्रभावित होगा वह इन सभी न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इंसुलिन जो था वो इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा था। तो अगर इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा तो इनके तीनों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सही जवाब ये रहेगा कि ऑल द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। ये डिस्कस करना, याद रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस, जिसे मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, जिसे आप सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं, तो जनरली आम भाषा में यही लगता है कि डायबिटीज है तो शुगर की बीमारी होगी, वह ग्लूकोज की बीमारी होगी। लेकिन यहाँ डायबिटीज मेलाइटस केवल शुगर की बीमारी नहीं है, इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। प्रोटीन भी अफेक्ट होगा, फैट भी अफेक्ट होगा और कार्बोहाइड्रेट भी प्रभावित होने वाला है। इसलिए इसमें आंसर जो है वह डी, ऑल द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड, ये आंसर रहने वाला है। क्लियर? अब जो हमने डिस्कस किया इसी को अगर हम एक डेफिनेशन में समझें तो आप डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वो बोलता हूं, ध्यान दें। डायबिटीज मेलाइटस, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन दिस कंडीशन
द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड ड्यू टू डिस्टर्ब्ड प्रोडक्शन और फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। हिंदी में कहें तो डायबिटीज मेलाइटस की परिभाषा ये हो सकती है कि डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, क्योंकि इंसुलिन या तो ठीक से बन नहीं पा रहा है या ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसी मेटाबॉलिक बीमारी को हम डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अब तक इतना ही पता रखना है कि इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ है, जिससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, और मेटाबॉलिज्म इन तीनों वस्तुओं का डिस्टर्ब हुआ है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के बारे में कि डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार का होता है। तो बताइए आपके हिसाब से डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार का हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटस को डिवाइड करने के अलग अलग आधार हो सकते हैं। अलग अलग आधार से तात्पर्य यह है कि कई बार उसके कारणों के आधार पर भी डिवाइड करते हैं, कई बार उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या आवश्यकता है उसके आधार पर भी डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम टाइप्स डिवाइड करेंगे बायोकेमिकल टाइप्स। बायोकेमिकल टाइप्स से मतलब है कि इस बीमारी के कारण क्या रहे हैं, बेसिक पैथोलॉजी कौन से ऑर्गन में थी, किस वजह से डायबिटीज हुआ, इन बातों को ध्यान में रखकर हमने बायोकेमिकल टाइप्स में डिवाइड किया है। अब बायोकेमिकल आधार पर हमारा डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान दें, पहला है प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है वो समझें। ऐसे ही क्लासिफिकेशन हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में भी समझा था कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। यहां पर इसका तात्पर्य समझें, प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस का मतलब है कि ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जिसके होने के पीछे बीमारी जो है वह खुद पेनक्रियाज की डिसऑर्डर जिम्मेदार हो, तो उसे हम प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। मतलब अगर डिजीज होने के पीछे वही बेसिक ऑर्गन ही अफेक्टेड हो, वही खुद ऑर्गन ही जिम्मेदार हो, खुद ऑर्गन मतलब कौन सा, खुद पेनक्रियाज में ही बीमारी हुई है और उस वजह से अगर डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उसे हम प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। दूसरा बात करें सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, तो सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में मतलब यह होगा कि अगर डायबिटीज होने के पीछे कोई अदर ऑर्गन की डिजीज कंडीशन जिम्मेदार हो, तो इस वजह से होने वाला डायबिटीज मेलाइटस उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। अगर ऐसे टर्मिनोलॉजी में समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें एक मरीज को पेनक्रिएटाइटिस हो गया है। ध्यान दें, पेनक्रिएटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। एक मरीज को पेनक्रिएटाइटिस हो गया है और पेनक्रियाज में सूजन की वजह से धीरे धीरे उसकी कोशिकाएं जो हैं वो थोड़ी टूटने लग गई हैं, डिस्ट्रक्ट होने लग गई हैं, और लंबे समय तक पेनक्रिएटाइटिस रहने की वजह से उसकी बीटा सेल काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई और फिर उससे इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो गई। तो ऐसे डायबिटीज को आप प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी? तो ध्यान दें, प्राइमरी किन्हें कहते हैं जिसमें बीमारी पेनक्रियाज में हुई हो, और सेकेंडरी किन्हें कहते हैं जिसमें कोई अदर ऑर्गन की डिजीज कंडीशन जिम्मेदार हो। तो पेनक्रिएटाइटिस की वजह से अगर डायबिटीज मेलाइटस होता है तो वो हमारा प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के अंतर्गत आने वाला है। क्लियर? और वहीं अगर हम कहें दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, हमने ग्रोथ हार्मोन शुरुआत में जो पढ़ा पिट्यूटरी के हार्मोन्स के अंदर, हमने जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली जो दो कंडीशंस पढ़ी थी, दोनों के अंदर हमने लिखा था चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन द लेटर कंडीशंस। याद करें, नहीं याद हो तो कॉपी खोल के देख लें। जो शुरुआत में हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था उसमें हमने डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ा था कि एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनने से लगातार व्यक्ति में शुगर लेवल बढ़ता है। लगातार अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसके बदले पेनक्रियास को भी ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा।
कुछ दिन तक तो इंसुलिन बनेगा, लेकिन कुछ दिन बाद पेनक्रियाज बहुत थक जाएगी और पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाएगी, इसलिए लेटर स्टेज में डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं कहूं कि किसी पेशेंट को जाइजेंटिज्म हो जाने की वजह से अगर डायबिटीज मेलाइटस हुआ तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे या सेकेंडरी, तो जवाब होना चाहिए कि बीमारी तो पिट्यूटरी की थी, ग्रोथ हार्मोन से संबंधित बीमारी थी, लेकिन आगे चलकर इंसुलिन में भी डिस्टरबेंस पैदा हुआ, तो इस वजह से होने वाला डायबिटीज उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। तो यहां दो प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस हमने बायोकेमिकल टाइप्स के आधार पर लिखे। प्राइमरी वो जिसमें बीमारी खुद पेनक्रियाज की हो, और सेकेंडरी वो जिसमें बीमारी किसी अदर ऑर्गन की हो और उसके बावजूद पेनक्रियाज के अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो जाए, तो उसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस बोलने वाले हैं। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए सवाल यह है कि अगर किसी पेशेंट को पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाए और पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाए और उसे डायबिटीज मेलाइटस हो जाए, तो आप उसे कौन सा वाला डायबिटीज मानेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो यहां जवाब होना चाहिए कि अगर डायबिटीज मेलाइटस पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हुआ है तो वो कौन सा डायबिटीज होगा, तो वह प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होने वाला है। क्लियर? और वहीं अगर मैं कहूं कि किसी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, ध्यान दें, सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब वह बीमारी जिसमें कि एक्सोक्राइन ग्रंथियों के सीक्रीशन गाढ़े होने लगते हैं, जिसमें लेटर स्टेज में जाकर पेनक्रियाटिक डक्ट बंद हो जाती है और पेनक्रियाज में नेक्रोसिस होने लगता है, जिस वजह से लेटर स्टेज में डायबिटीज होता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जिनको पता है बढ़िया बात है, नहीं पता है तो इतना समझ लें, सिस्टिक फाइब्रोसिस पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम पूरा डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर केवल इतना समझें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी अगर किसी बच्चे को होती है तो उसमें भी आगे चलकर कुछ सालों बाद डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। अब उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी यहां डिस्कस करेंगे तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इतना समझें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है बच्चों में, जिनके अंदर लंबे समय तक ये बीमारी रहने पर लेटर स्टेज में आगे चलकर उसे डायबिटीज मेलाइटस की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर? तो अगर ऐसा किसी अन्य बीमारी की वजह से डायबिटीज हो तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे, और खुद पेनक्रियाज की बीमारी की वजह से हो तो उसे हम प्राइमरी डिजीज बोलने वाले हैं। तो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस किसे किसे बोलने वाले हैं ये भी समझें। अगर पेनक्रियाटाइटिस की वजह से डायबिटीज हो, पेनक्रियाटाइटिस या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से अगर डायबिटीज हो, तो ये दोनों कारण तो आने वाले हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। और कुछ अन्य बीमारियों की वजह से, अन्य बीमारियां कहें तो पहला हो सकता है जाइजेंटिज्म, दूसरा हो सकता है एक्रोमिगैली, तीसरा हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखने को मिलता है, और चौथा हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। अब ये कुशिंग सिंड्रोम कहां से आया तो इस बारे में समझें। कुशिंग सिंड्रोम एक एड्रिनल ग्रंथि की बीमारी है, जो हमारी सुप्रारीनल ग्रंथि होती है उससे निकलने वाले हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, वह अगर एक्सेसिव मात्रा में बनने लगते हैं तो उसे हम कुशिंग्स सिंड्रोम बोलते हैं। अब कुशिंग्स सिंड्रोम में क्या क्या होता है ये हमारा अगली जब हम एंडोक्राइन ग्रंथि पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बाद जो हम एड्रिनल पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल में यह बीमारी आने वाली है, कुशिंग सिंड्रोम। तो यहां पर इतना समझना है कि यह कुशिंग सिंड्रोम जो कि एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित बीमारी है, इसके हो जाने पर भी डायबिटीज के चांस हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के हो जाने पर भी डायबिटीज के चांस हैं, एक्रोमिगेली और जाइजेंटिज्म के हो जाने पर भी डायबिटीज मेलाइटस के चांस रह सकते हैं। अगर डायबिटीज इन बीमारियों की वजह से होता है तो वो तो आएगा हमारा सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस में, और अगर डायबिटीज पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से होता है तो वो आएगा हमारा प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस में। अब बात करते हैं, हम बायोकेमिकल टाइप्स के अलावा उसके क्लिनिकल टाइप्स पढ़ना शुरू करें कि अस्पताल में जो डायबिटीज के मरीज आते हैं उन्हें तो हम प्राइमरी सेकेंडरी वाला नहीं बोलते हैं, क्लिनिकल टाइप्स हम पढ़ना शुरू करें। उससे पहले बायोकेमिकल टाइप्स में एक तीसरा नाम भी एडिशनली ऐड किया गया है, दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा होने वाला है?
गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, इस बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आप जानते होंगे जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो यहां पर इतना समझें, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का तात्पर्य होता है कि किसी प्रेग्नेंट फीमेल को जिसे प्रेगनेंसी होने से पहले कभी डायबिटीज मेलाइटस नहीं था, उसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाने के बाद भी कभी डायबिटीज नहीं रहेगा, लेकिन अगर उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान ही अगर डायबिटीज के लक्षण आते हैं तो ऐसा डायबिटीज हम गेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी का समय, अगर केवल प्रेगनेंसी के समय के दौरान ही अगर डायबिटीज होता है तो उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है तो उसका रीजन समझें कि जब प्रेगनेंसी के दौरान हम उस फीमेल के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स के लेवल बढ़ने लगते हैं तो वह इंसुलिन के रिसेप्टर को थोड़ा इनहिबिट करते हैं, इंसुलिन के कार्य कर पाने की क्षमता को थोड़ा इनहिबिट करते हैं। क्लियर? इसका मतलब एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसमें प्रेगनेंसी से पहले हार्मोन नॉर्मल थे, मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से पहले ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल थे तो इंसुलिन नॉर्मली काम कर पा रहा था। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते रहे तो इंसुलिन के काम को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। इंसुलिन का काम डिस्टर्ब हुआ तो उसमें डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण दिखाई देने लगे। ये 9 महीने तक लक्षण दिखाई देते रहेंगे, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा उसके बाद वापस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल की तरफ आने लगेंगे। और जब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे तो इंसुलिन का फंक्शन भी नॉर्मली होने लगेगा। मतलब न तो प्रेगनेंसी से पहले कोई लक्षण थे, न ही प्रेगनेंसी के बाद कोई लक्षण हैं। केवल गेस्टेशनल पीरियड के दौरान अगर डायबिटीज के लक्षण आते हैं तो उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा तीसरा टाइप। प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज होता है तो उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये डायबिटीज कब होता है? केवल प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं जिससे उस फीमेल में इंसुलिन का काम ठीक से नहीं हो पाता है, इस वजह से डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज के बाद में अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा, दैट इज क्लिनिकल टाइप्स। पहले हमने जो 3 नाम लिखे थे वो तो थे हमारे बायोकेमिकल टाइप्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। बायोकेमिकल और क्लिनिकल टाइप में भी अंतर समझ लें। बायोकेमिकल टाइप में हमने डायबिटीज हुआ क्यों था उसके कारणों के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नाम रखा था। लेकिन क्लिनिकल टाइप से मतलब यह है कि क्लिनिकल फील्ड में जब अस्पताल में आप डायबिटीज के मरीजों को देखते हैं, उन्हें इलाज देते हैं, तब उन्हें हम कितने प्रकार के मरीजों में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स में बांटते हैं, वो आने वाले हैं हमारे क्लिनिकल टाइप के अंतर्गत। तो अगर आपने अस्पताल में काम किया है तो ये देखा होगा कि कभी भी हम डायबिटीज के मरीज को प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला इन नामों से नहीं जानते हैं। क्लियर? ये थ्योरेटिकली कारणों के आधार पर लिखा जरूर गया है, लेकिन अस्पताल में क्लिनिकल फील्ड में अगर हम देखें तो वहां पर हम डायबिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और वो 2 टाइप्स होने वाले हैं। पहला टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? क्लिनिकल फील्ड में, अस्पताल में अगर आप डायबिटीज की बात करेंगे तो वहां पर 2 प्रकार के डायबिटिक मरीज होते हैं। कुछ मरीजों को हम टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं और दूसरा प्रकार हम टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब कौन से को टाइप फर्स्ट कहेंगे, कौन से को टाइप सेकंड कहेंगे, क्या विशेषता है, क्या कारण है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस में क्या अंतर होता है। क्लियर? तो ध्यान दें, हम यहां पर डिस्कस करते हैं दोनों के अंतर के बारे में। तो यहां पहला हो गया टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है टाइप
सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। अब हम अंतर के तौर पर समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दें, IDDM का मतलब समझें, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इन टाइप फर्स्ट के जो भी मरीज होते हैं वह इलाज के लिए इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इंसुलिन पर डिपेंडेंट से मतलब यह है कि इनके पास खुद का इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो हमें बाहर से रेडीमेड इंसुलिन इन मरीजों को देना पड़ता है। इसलिए टाइप फर्स्ट वालों को हम इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब आश्रित, तो ये किस पर आश्रित हैं? बाहर से दिए गए इंसुलिन पर आश्रित हैं। इसलिए इसे हम टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। क्लियर? वहीं हम टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसका तात्पर्य यह है कि टाइप सेकंड वाले जो मरीज होते हैं वह इलाज के लिए बाहर से रेडीमेड इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। क्लियर? जिनको इलाज के लिए बाहर से इंसुलिन चाहिए वो इंसुलिन पे डिपेंड हैं, और जिनको इलाज के लिए बाहर से इंसुलिन नहीं चाहिए वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इन्हीं आधार पर इनका नाम रख दिया, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं दूसरे अंतर के बारे में। टाइप फर्स्ट वाले डायबिटीज मेलाइटस को हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। कौन सा ऑनसेट? जुवेनाइल ऑनसेट। और वहीं टाइप सेकंड वाले डायबिटीज मेलाइटस को हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब जुवेनाइल ऑनसेट और एडल्ट ऑनसेट का मतलब समझें। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्ड एज ग्रुप, मतलब बच्चों के अंदर। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस जो देखा गया है वह कम उम्र के व्यक्तियों में, बच्चों के अंदर कॉमनली देखा गया है, इसलिए इसे हम जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं। जबकि टाइप सेकंड वाला डायबिटीज जो है वह एडल्ट व्यक्तियों में अधिक देखा गया है, इसलिए इसे हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। क्लियर? जो मेनली एज ग्रुप देखा गया है वो ध्यान दें, यह कॉमनली लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में देखा गया है, वहीं यह कॉमनली मोर देन 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में देखा गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस वाले को जुवेनाइल ऑनसेट बोल दिया और इधर वाले को एडल्ट ऑनसेट बोल दिया है। मीन्स 30 से कम वालों में टाइप फर्स्ट होने की संभावना ज्यादा है और 30 से ऊपर वालों में टाइप सेकंड होने की संभावना ज्यादा है। अब एक और ये जानकारी क्लियर कर लें कि आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो। हमने यहां पर कॉमन आधार पर लिखा है। कॉमन आधार मतलब कि ज्यादातर मरीज कैसे देखे गए हैं। हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि लेस देन 30 ईयर वाले में हमेशा टाइप फर्स्ट ही होगा, कभी टाइप सेकंड नहीं हो सकता। टाइप सेकंड हो सकता है लेकिन बहुत रेयर है, ऐसे मरीज अस्पतालों में कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? और वहीं अगर मैं कहूं कि मोर देन 30 वालों में टाइप सेकंड होता है लेकिन टाइप फर्स्ट कभी हो ही नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं है। मोर देन 30 वालों में टाइप फर्स्ट हो सकता है लेकिन बहुत रेयरली देखा गया है, इसलिए हमने अंतर लिख दिया कि ये अधिकतर 30 साल से कम वालों में दिखता है और ये अधिकतर 30 से अधिक वालों में दिखता है। तो इसलिए हमने मोस्ट कॉमन के आधार पर लिखा है कि ये 30 से कम वालों में कॉमन है, ये 30 से अधिक वालों में कॉमन है। कोई सा भी डायबिटीज किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो पाना संभव है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी है लेकिन कॉमनली आधार पर हमने अंतर लिखा है। अब बात करते हैं कि जो अस्पतालों में अब तक मरीज डायबिटीज के आए हैं, मतलब चाहे वो 500 1000 जितने भी मरीज अलग अलग अस्पतालों में आते हैं, उनमें ज्यादा मरीज कौन से मिलते हैं? टाइप फर्स्ट वाले मिलते हैं, टाइप सेकंड वाले मिलते हैं। मीन्स ज्यादा पेशेंट दुनिया भर में कौन से डायबिटीज के हैं, फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? तो सही जवाब होगा कि दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हैं उनमें लगभग 10% ही केवल टाइप फर्स्ट वाले हैं। उनमें से लगभग 90% जो मरीज हैं वह टाइप सेकंड डायबिटीज के मरीज होते हैं। तो ज्यादा संभावना, ज्यादा अकरेंस किसका है?
ज्यादा मरीज कौन से डायबिटीज के दुनिया में है ये पूछा जाए तो टाइप सेकंड डायबिटीज के मरीज दुनिया भर में ज्यादा हैं। लगभग 10% मरीज टाइप फर्स्ट वाले हैं, लगभग 90% मरीज टाइप सेकंड वाले हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों टाइप्स के अंदर होता क्या है। तो हमारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कारण ये रहता है, यहां पर कारण डिस्कस करते हैं कि टाइप फर्स्ट का कारण क्या है। तो हम यहां ईटियोलॉजी लिखते हैं। टाइप फर्स्ट का अगर ईटियोलॉजी डिस्कस करें तो इसके अंतर्गत ईटियोलॉजी ये है कि इसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होने वाला है? इसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि टाइप सेकंड वाले में ईटियोलॉजी क्या है, तो टाइप सेकंड वाले में ईटियोलॉजी की बात करें तो टाइप सेकंड वाले का ईटियोलॉजी है कि इस पेशेंट में द रिसेप्टर्स बिकम्स रेसिस्टेंट। अब ये बिल्कुल निश्चित है कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस जो लिखे गए हैं उनका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने एक बार बोर्ड पर इन दोनों को नोट कर लिया कि टाइप फर्स्ट का ईटियोलॉजी क्या है और टाइप सेकंड का ईटियोलॉजी क्या है। हम उसको विस्तार में समझते हैं। टाइप फर्स्ट वाले जो मरीज होते हैं उनमें यह बीमारी होने का कारण यह रहता है कि इन मरीजों में बीटा सेल्स जो होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बीटा सेल कहां होती हैं? जवाब होगा पेनक्रियाज में होती हैं। क्या करती हैं? तो इंसुलिन बनाती हैं। क्लियर? अब इस मरीज में हुआ यह है कि किन्हीं कारणों से बीटा सेल्स जो हैं वह डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। तो अब ये बताइए कि इस मरीज में अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं तो क्या ये इंसुलिन बना पाएगा? तो जवाब होगा कि सर बीटा सेल ही डिस्ट्रक्ट होने लग गई हैं तो ये इंसुलिन नहीं बना पाएगा, और अगर ये इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो इसमें डायबिटीज हो जाने वाला है। तो अब ये भी जवाब दें कि अगर ये इंसुलिन नहीं बना पा रहा है तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि अगर खुद नहीं बना पा रहा है तो बाहर से रेडीमेड इंसुलिन दिया जाए और उसको इंसुलिन बाहर से लगाया जाए, तब जाकर इलाज होगा। इसीलिए यहां पर हमने इसका नाम जो रखा था वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस रखा था। मतलब इसमें बीटा सेल टूट चुकी हैं, खुद इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, इसलिए इलाज के लिए इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ बात करते हैं टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस का ईटियोलॉजी जो हमने लिखा है, इसमें लिखा है कि रिसेप्टर्स बिकम्स रेसिस्टेंट। अब रिसेप्टर्स बिकम्स रेसिस्टेंट का मतलब यह है कि टाइप सेकंड वालों में पेनक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से एक एक तथ्य को समझें। टाइप सेकंड वाले मरीज में पेनक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बीटा सेल्स में भी कोई समस्या नहीं है, इसकी बीटा सेल्स भी सुरक्षित हैं, पेनक्रियाज भी सुरक्षित है, और इस पेशेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब इंसुलिन भी बन रहा है, बीटा सेल भी सुरक्षित है, तो फिर बीमारी कैसे हो गई? इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन जाकर बॉडी में काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिसेप्टर जो है वह रेसिस्टेंट हो गए हैं। अब अगर ये रिसेप्टर ही रेसिस्टेंट हो गए हैं, जैसा कि हमने ईटियोलॉजी में लिखा है द रिसेप्टर बिकम्स रेसिस्टेंट, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन का फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा और इसमें बीमारी के लक्षण दिखाई देने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइप सेकंड वाले मरीज का अगर खून का सैंपल लेकर उसमें इंसुलिन की जांच करवाई जाए तो क्या उसमें इंसुलिन प्रेजेंट होगा? तो जवाब होना चाहिए कि सर बिल्कुल इंसुलिन प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बीटा सेल तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो इंसुलिन का निर्माण भी कर रही हैं, तो इसके खून में इंसुलिन होना चाहिए। तो फिर पेशेंट को समस्या क्या है? उसकी समस्या जो है वह रिसेप्टर के अंदर है। तो बताइए इस मरीज को इलाज के लिए क्या चाहिएगा?
क्या उसे इलाज के लिए बाहर से नया रेडीमेड इंसुलिन चाहिए या फिर ऐसी दवाइयाँ चाहिए जो जाकर रिसेप्टर को ठीक करती हों? तो जवाब यही होगा कि अगर समस्या रिसेप्टर में है तो रिसेप्टर को ठीक करने वाली दवाइयाँ ही इस मरीज को चाहिए। इंसुलिन तो इसका खुद के पास भी है, इंसुलिन इसे नहीं चाहिए, इसीलिए इस टाइप सेकंड को हमने नाम रखा था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ऐसा डायबिटीज जिसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, इसे दवाइयों की जरूरत है जो कि रिसेप्टर को ठीक करते हो, रिसेप्टर को सही करते हो। क्लियर? तो यहां पांचवा अंतर हमने लिखा, एक में कोशिकाएं ही टूट गई हैं जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, दूसरे वाले में कोशिकाएं ठीक हैं, इंसुलिन बन भी रहा है लेकिन रिसेप्टर पर जाकर वो बाइंड नहीं हो पा रहा है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं, इसी अंतर को हम कंटिन्यू रखते हैं। एक तरफ हम टाइप फर्स्ट लिख रहे थे, दूसरी तरफ हम टाइप सेकंड लिख रहे थे। तो टाइप फर्स्ट और सेकंड में अंतर की बात हम आगे कंटिन्यू करें तो हमने लिख दिया आखिरी पॉइंट में, जो कि हमने ये लिखा था, आखिरी पॉइंट में हमने लिख दिया था कि इटियोलॉजी में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन अब हम ये आगे पढ़ने वाले हैं कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन क्यों हो गया, ऐसे क्या कारण रहे कि बीटा सेल टूट चुकी हैं। तो बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के कारण हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है पेनक्रियाटाइटिस। क्या रीजन हो सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस हुआ हो, या फिर रीजन हो सकता है कि पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया हो। क्लियर? हो सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस हुआ है या पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ है, उस वजह से बीटा सेल टूटी हो और उस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ हो। ये कारण हो सकते हैं टाइप फर्स्ट के। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हमने टाइप सेकंड के संदर्भ में आखिरी पॉइंट लिखा था कि इटियोलॉजी होता है रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे हैं टाइप 2 वाले में कि इसमें रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे संभावित रीजन होते हैं, पहला तो होता है हेरिडिटी। पहला क्या होने वाला है? हेरिडिटी। और दूसरा होता है ओबेसिटी। अब इन दोनों का मतलब समझें कि किसी व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्यों हुआ, उसमें इंसुलिन तो ठीक से बन रहा था फिर भी रिसेप्टर ने काम करना बंद क्यों कर दिया। तो उसके पीछे पहला संभावित कारण तो होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। हो सकता है कि माता पिता में से किसी को डायबिटीज है, परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो उस आनुवंशिकता में यह संभव है, उस परिवार में यह संभव है कि आने वाली संतानों में भी किसी मरीज में ऐसे रिसेप्टर काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसी आनुवंशिकता जिम्मेदार हो सकती है इस पेशेंट में रिसेप्टर के काम नहीं करने के पीछे। तो इसका मतलब पहला तो हो गया आनुवंशिकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी डायबिटीज मेलाइटस का कोई मरीज डायग्नोस होता है तो उससे हमेशा हम ये हिस्ट्री में पूछते हैं कि परिवार में किसी को डायबिटीज है, पहले माता पिता को या दादा दादी को किसी को भी डायबिटीज मेलाइटस रहा है, इस प्रकार की जानकारी हम जरूर लेते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस हेरिडिटी के आधार पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा कारण रहता है ओबेसिटी। मान लिया जाए हमारे परिवार में कहीं पर भी किसी को डायबिटीज मेलाइटस नहीं रहा है, न तो पिताजी के परिवार में न ननिहाल पक्ष में, कहीं पर भी किसी को डायबिटीज मेलाइटस नहीं रहा है, क्या फिर भी हमारे अंदर डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड होने के चांस हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। टाइप सेकंड डायबिटीज होने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब व्यक्ति में ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। तो जब व्यक्ति में मोटापा बढ़ता है, वजन 1 क्विंटल की बोरी से भी ऊपर बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ओबेसिटी भी कारण है। ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा जब टिश्यूज में बहुत ज्यादा फैट जम जाएगा, तो ऐसी स्थिति में रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और डायबिटीज मेलाइटस होने के चांस रहने वाले हैं। क्लियर? तो यहां हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के कारणों के बारे में लिखा कि टाइप फर्स्ट का कारण अगर बीटा सेल का टूटना था तो बीटा सेल क्यों टूटी, टाइप सेकंड का कारण अगर रिसेप्टर का रेसिस्टेंट होना था तो वो रिसेप्टर रेसिस्टेंट क्यों हुए, इसके बारे में हमने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि एंडोजिनस इंसुलिन जो होता है, एंडोजिनस इंसुलिन इस मरीज के अंदर एब्सेंट होता है। और इसमें छठा पॉइंट यह है कि इस मरीज में एंडोजिनस
इंसुलिन जो है वह प्रेजेंट रहता है। अब ध्यान दें, तथ्य को समझें। हमने दोनों की तरफ एक एक डिफरेंस लिख दिया कि टाइप फर्स्ट के अंदर तो एंडोजिनस इंसुलिन एब्सेंट है और टाइप सेकंड वाले में एंडोजिनस इंसुलिन प्रेजेंट है। यह बात वही लिखी गई है जो हमने अब तक पढ़ी है। एंडोजिनस का मतलब होता है अंदर का, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एंडोजिनस इंसुलिन का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर बनने वाला इंसुलिन क्या इस मरीज में होता है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस मरीज में बीटा सेल टूट चुकी हैं। अगर बीटा सेल टूट चुकी हैं तो खुद का इंसुलिन, खुद के अंदर इंसुलिन नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि इस पेशेंट में एंडोजिनस इंसुलिन जो होता है वह एब्सेंट होता है। वहीं टाइप सेकंड की तरफ हमने लिखा है कि इस पेशेंट के अंदर एंडोजिनस इंसुलिन प्रेजेंट होता है। अब एंडोजिनस मतलब अंदर का इंसुलिन, क्या टाइप सेकंड वाले में इंसुलिन प्रेजेंट है? तो बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें बीटा सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीटा सेल आराम से इंसुलिन का प्रोडक्शन कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस मरीज में एंडोजिनस इंसुलिन जो है वह प्रेजेंट रहने वाला है। क्लियर? तो यहां हमने 6th अंतर लिखा। 7वां हम अंतर डिस्कस करते हैं कि एक्सोजिनस इंसुलिन जो होता है, एक्सोजिनस इंसुलिन इस पेशेंट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, जबकि टाइप सेकंड डायबिटीज वाले मरीज को एक्सोजिनस इंसुलिन नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका भी अंतर समझें कि क्या तात्पर्य है एक्सोजिनस इंसुलिन रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड से। जैसा कि हमने कहा था कि एंडो का मतलब अंदर खुद का इंसुलिन होता है, तो वहीं एक्सो का मतलब बाहर का इंसुलिन होता है। तो क्या एक्सोजिनस इंसुलिन इस मरीज को रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तो जवाब होगा कि सब बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके पास खुद का इंसुलिन तो एब्सेंट है, तो उसे बाहर का इंसुलिन चाहिए, रिक्वायर्ड है। क्लियर? वहीं टाइप 2 में अगर हम बात करें तो इसमें एंडोजिनस इंसुलिन प्रेजेंट है, इसके पास खुद का इंसुलिन है, तो इसे बाहर से इंसुलिन नहीं चाहिए। तो हमने लिख दिया एक्सोजिनस इंसुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? तो अब तक पढ़े गए अंतर सभी को समझ में आ गए होंगे। क्या क्या अंतर पढ़े? वापस से बोल रहा हूं, 7वां पॉइंट ध्यान से सुन लें। टाइप फर्स्ट वाले को आईडीडीएम बोलते हैं, मतलब इंसुलिन पर डिपेंड रहने वाला डायबिटीज मेलाइटस। वहीं टाइप सेकंड को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, मतलब इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहने वाला डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि टाइप फर्स्ट वाले को जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं और टाइप सेकंड वाले को एडल्ट ऑनसेट। मतलब टाइप फर्स्ट वाला बच्चों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है और टाइप सेकंड वाला बड़ों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलने वाला है। संभावनाएं किसमें देखी हैं? 30 साल से कम वालों में ज्यादातर लोगों में टाइप फर्स्ट वाला डायबिटीज दिखता है, वहीं 30 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों में टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस ज्यादातर देखा गया है। देन बात करी हमने दुनिया भर में जो मरीज हैं उनमें ज्यादा कौन से दिखे, चांसेस ऑफ अकरेंस ज्यादा किस में देखे गए? लगभग 10% मरीज तो टाइप फर्स्ट वाले होते हैं और लगभग 90% मरीज टाइप सेकंड वाले होते हैं। देन हमने बात कही इटियोलॉजी के बारे में। तो टाइप फर्स्ट वाले में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ध्यान दें, टाइप फर्स्ट वाले में जो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है? या तो पेनक्रियाटाइटिस की वजह से या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो सकता है। क्लियर? और वहीं हमने टाइप 2 की इटियोलॉजी पढ़ी थी कि इसमें रिसेप्टर बिकम्स रेसिस्टेंट, इसमें रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं और रिसेप्टर के रेसिस्टेंट होने की क्या वजह हो सकती है? या तो आनुवांशिकता, मीन्स हो सकता है माता पिता या परिवार में किसी को डायबिटीज है तो इस व्यक्ति में भी टाइप सेकंड डायबिटीज हो सकता है, और दूसरा ओबेसिटी मीन्स मोटापे की वजह से भी रिसेप्टर काम करना बंद कर सकते हैं, तो यह भी एक संभावित कारण हो सकता है। देन हमने छठा पॉइंट पढ़ा कि टाइप फर्स्ट वाले में खुद का इंसुलिन एब्सेंट होता है। एंडोजिनस मतलब खुद का अंदर का, एक्सोजिनस मतलब बाहर से रेडीमेड मार्केट में जो मिलता है। तो इस
टाइप फर्स्ट वाले मरीज में एंडोजिनस इंसुलिन तो एब्सेंट होता है और एक्सोजिनस इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। एक्सोजिनस मतलब बाहर से दिया जाने वाला इंसुलिन इसमें रिक्वायर्ड होता है। वहीं टाइप सेकंड के केस में हमने लिखा कि इसमें एंडोजिनस इंसुलिन तो खुद का प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एक्सोजिनस इंसुलिन नॉट रिक्वायर्ड होता है, आवश्यकता नहीं होती है। तो यह था क्लिनिकल टाइप्स के अंदर टाइप फर्स्ट डायबिटीज और टाइप सेकंड डायबिटीज के अंदर बेसिक अंतर क्या होते हैं, यह हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द असेसमेंट फाइंडिंग्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब हम असेसमेंट फाइंडिंग पढ़ना शुरू करें उससे पहले ये बताइए कि क्या लक्षण होंगे, क्या टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस में सिम्टम्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे। इसके लिए थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये कि फर्स्ट वाला जो था उसके अंदर जो हमारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज था उसके अंदर इंसुलिन जो है वह आया ही नहीं था, इंसुलिन बना ही नहीं था। क्लियर। दूसरी तरफ हमारा दूसरा डायबिटीज जो था टाइप सेकंड डायबिटीज, उसमें इंसुलिन तो आया था लेकिन इस इंसुलिन ने कोई फंक्शन जो है वो नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पहला ये हो जाता है टाइप फर्स्ट जिसमें इंसुलिन है ही नहीं। एग्जांपल ये है कि मान लिया जाए मैं आपके सामने कैमरे में हूं ही नहीं। ध्यान दें, अगर मान लिया जाए कि मैं आपके सामने कैमरे में हूं ही नहीं तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? अगर इंसुलिन नहीं है मतलब मैं कैमरे के सामने हूं ही नहीं तो क्या पढ़ाई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं कि मैं कैमरे के सामने तो हूं, यहां आके सामने प्रेजेंट तो हो गया, लेकिन मैं फंक्शन ना करूं, बिल्कुल साइलेंटली खड़ा रहूं, तो क्या तब भी पढ़ाई होगी? नहीं होने वाली है। इसका मतलब या तो इंसुलिन आए ही नहीं या इंसुलिन आने के बाद भी काम नहीं करे, दोनों केस में रिजल्ट तो सेम ही होगा, काम तो जीरो ही रहेगा, फंक्शन तो जीरो ही रहेगा। इसलिए दोनों केसेस में सिम्टम जो है वो सेम दिखाई देने वाले हैं। या तो वो इंसुलिन आए ही नहीं या फिर आके बिल्कुल निठल्ला हो जाए, तो दोनों केसेस में हमारे सेम लक्षण दिखाई देंगे। तो हम इस एग्जाम्पल से यही समझना चाह रहे थे कि लक्षण जब पढ़ेंगे तो उन्हें भी अलग अलग अंतर के आधार पर पढ़ेंगे या साथ में पढ़ेंगे। तो लक्षण दोनों में सेम होते हैं, एक में चाहे इंसुलिन नहीं आया और दूसरे में आ भी गया तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में। सिम्टम समझने के लिए पहले तो ये देखना है कि मरीज में दिक्कत क्या है। मरीज में दिक्कत यह है कि इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन जो है वह एब्सेंट है या फिर फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलिन का काम नहीं हुआ है। अब इंसुलिन कैसा हार्मोन था? इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन था जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करवाता था। क्या बाकी कई सारे हार्मोन शुगर बढ़वाते हैं? तो कई सारे हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन, T3 T4 ग्लूकागॉन, कई सारे हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाते हैं। जबकि हमारा जो इंसुलिन हार्मोन था यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता था। अब यहां यह हुआ कि इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉपरली आ ही नहीं पा रहा है, तो शुगर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पेशेंट के अंदर हमें महत्वपूर्ण सिम्टम के तौर पर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलने वाला है। क्लियर। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इस मरीज में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सिम्टम बिल्कुल सिंपल सा है, रैशनल भी याद रखें कि जनरली इस पेशेंट में इंसुलिन होता तो शुगर को डाउन करता, इंसुलिन नहीं है तो शुगर बढ़ता जाएगा और शुगर का बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। अब बात करते हैं कि हमारे अंदर, आपके अंदर अगर डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, अगर शुगर का लेवल नॉर्मल चलता रहता है, तो क्या हमारी किडनी उस ग्लूकोज को छानकर यूरिन में भेजती है या नहीं भेजती? तो आपके और हमारे अंदर तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किडनी ग्लूकोज को बाहर भेज दे, यूरिन के अंदर ट्रांसफर कर दे, क्योंकि हमारा शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। किडनी जितना ग्लूकोज होता है उसे रीएब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन इस मरीज में हुआ यह है कि इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा है,
किडनी की कैपेसिटी से भी बाहर है। किडनी जितने को वापस खींच सकती थी उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा अगर ब्लड में शुगर लेवल है तो वह यूरिन के अंदर जाएगा, और अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज जाएगा तो उसे हम ग्लाइकोशूरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम ग्लाइकोशूरिया बोलेंगे। ग्लाइकोशूरिया मतलब ग्लूकोज का यूरिन के अंदर पास होना। तो डायबिटीज के मरीजों में यह ग्लाइकोशूरिया लक्षण भी देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोशूरिया के बाद में इस पेशेंट में 3P सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। अब 3P सिम्टम्स का तात्पर्य समझें। 3P का मतलब है कि P शब्द से शुरू होने वाले 3 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला होता है दैट इज पॉलीयूरिया, दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया, और तीसरा होता है पॉलीफेजिया। यहां पर हमने 3 सिम्टम लिखे, 3P सिम्टम्स। पहला पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया और तीसरा पॉलीफेजिया। पहले तो तीनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद में हम तीनों के होने की वजह को विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला पॉलीयूरिया, नाम सभी जानते होंगे। पॉली का मतलब ज्यादा और यूरिया का मतलब यूरिन पास होना। तो किसी व्यक्ति में ज्यादा मात्रा में यूरिन पास होता है तो उसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। दूसरा लिखा है पॉलीडिप्सिया। पॉली का मतलब ज्यादा और डिप्सिया का मतलब प्यास लगना। डिप्सिया का मतलब प्यास लगना। तो इस डायबिटीज के मरीज को यूरिन भी बहुत आता है और प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। क्लियर? पॉलीडिप्सिया के बाद में तीसरा पॉइंट लिखा है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, पॉली मतलब ज्यादा और फेजिया मतलब फूड इनटेक मतलब भोजन ग्रहण करना। तो इस व्यक्ति को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है और यूरिन भी बहुत ज्यादा आता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हमारे डायबिटीज मेलाइटस के मरीज के अंदर। कौन से मरीज के अंदर? हमारे डायबिटीज मेलाइटस के मरीज के अंदर ये 3P सिम्टम बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। उसे यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और उसे भूख बहुत ज्यादा लगने वाली है, खाना बहुत ज्यादा उसे आवश्यकता होने वाली है। अब बात करते हैं कि पॉलीयूरिया क्यों हुआ, पॉलीडिप्सिया क्यों हुआ और पॉलीफेजिया क्यों हुआ। कारणों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हम पॉलीयूरिया के रीजन को डिस्कस करते हैं। हुआ यह है कि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया और शुगर पहुंच गया हाइपरग्लाइसीमिया में, शुगर ज्यादा चला गया। मान लेते हैं कि हमारे अंदर जहां 110 होना चाहिए था वहीं इसमें पहुंच गया 200। अब अगर ये शुगर लेवल 200 पहुंच गया तो क्या इतना सारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होकर वापस किडनी उसे रीएब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो किडनी उसे रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो पेशेंट में क्या हो गया? ग्लाइकोशूरिया हो गया। मतलब किडनी के अंदर छनकर ग्लूकोज यूरिन में जाने लग गया। अब ग्लूकोज की भी वैसी ही खासियत होती है जैसी सोडियम और कैल्शियम की थी। सोडियम और कैल्शियम की क्या खासियत है कि जब वो यूरिन में छनकर बाहर जा रहे होते हैं तो वो अकेले नहीं जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके साथ में पानी को खींच के ले जाएंगे। ध्यान दें, बहुत समझने वाली बात है कि जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो वो शुगर यूरिन के अंदर निकलेगा जिससे ग्लाइकोशूरिया होगा और वो जाने वाला ग्लूकोज ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करके साथ में पानी को भी खींच के ले जाएगा। मतलब यूरिन में क्या क्या गया? यूरिन में ग्लूकोज भी गया और साथ में बहुत सारा पानी लेके गया। अगर यूरिन में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी तो फिर यूरिन की मात्रा कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाने वाली है और जिसे हम पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। तो सभी को पॉलीयूरिया की वजह समझ में आ गई होगी। सिंपल एक सीक्वेंस में याद रखें। डायबिटीज मेलाइटस हुआ, उससे इंसुलिन एब्सेंट हो गया। इंसुलिन नहीं है तो शुगर बढ़ गया। शुगर बहुत ज्यादा हो गया तो वह यूरिन में निकलने लग गया। यूरिन में जाने वाले ग्लूकोज ने साथ में वाटर को भी लेकर गया जिससे इस मरीज में पॉलीयूरिया देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ये तो हो गया पॉलीयूरिया का रीजन। यूरिन ज्यादा क्यों आया? एक लाइन में जवाब देना हो तो आंसर ये होगा कि डायबिटीज के मरीज में
यूरिन में जाने वाला ग्लूकोज साथ में पानी को भी खींच के ले जाता है, इसलिए उस मरीज में पॉलीयूरिया होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा लक्षण लिखा गया है पॉलीडिप्सिया, मतलब ज्यादा प्यास लगना। अब ज्यादा प्यास क्यों लग रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस पेशेंट में पॉलीयूरिया हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन निकलने लगेगा, तो फिर इसका खून कैसा हो जाएगा? खून गाढ़ा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर खून से बहुत सारा पानी यूरिन में निकल गया है तो खून में पानी कम हो गया, जिससे खून गाढ़ा हो गया। जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून में पानी की कमी हो गई इतने ज्यादा यूरिन जाने की वजह से, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में क्या प्यास वाला सेंटर एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होने वाला है। प्यास वाला सेंटर कहां होता है? द थर्स्ट सेंटर इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में प्यास का सेंटर पाया जाता है, और वह प्यास का सेंटर कब एक्टिवेट होता है? जब भी शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जब भी हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, उस समय इस पेशेंट के अंदर थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है और उसे प्यास लगने लगती है। तो इसमें क्या हुआ? बहुत ज्यादा यूरिन निकला। बहुत ज्यादा यूरिन निकल जाने से शरीर में पानी की कमी पड़ गई। शरीर में पानी की कमी पड़ने से खून बहुत गाढ़ा हो गया। खून गाढ़ा हो जाने से थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ, प्यास वाला सेंटर एक्टिवेट हुआ, और मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगने लग गई और मरीज बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है। क्लियर? तो यहां यह कंफ्यूज नहीं होना है कि ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पानी पीता है, इसलिए ज्यादा व्यक्ति पेशाब करता है। यहां पर उल्टा है। कंफ्यूज ना हो, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। डायबिटीज के मरीज को पेशाब भी ज्यादा आ रहा है, प्यास भी अधिक लग रही है, लेकिन कारण क्या है वो समझे। ज्यादा प्यास लग रही थी इसलिए ज्यादा पेशाब नहीं आया है। सही सीक्वेंस ये है कि ज्यादा पेशाब लग रहा था इसलिए ज्यादा प्यास लग रही है। क्लियर? तो यहां पर पहले सिम्टम हो गया पॉलीयूरिया, और उस पॉलीयूरिया की वजह से उसे बहुत प्यास लग रही है, पॉलीडिप्सिया होने वाला है। अब बात करते हैं पॉलीफेजिया के बारे में कि इस पेशेंट में बहुत ज्यादा भूख क्यों लगती है, इससे पॉलीफेजिया क्यों होता है। अब सोचने वाली बात यह है, एक जनरल कॉमन सेंस वाला सवाल, आपको भूख कब लगती है? जब आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है तब, या आपके शरीर में ग्लूकोज कम होने लगता है तब? तो सीधा आंसर होगा कि सर जब ग्लूकोज बहुत सारा होगा, जब एनर्जी ग्लूकोज से मिल रही होगी तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी, लेकिन जब खून में ग्लूकोज कम होगा, जब बॉडी में ग्लूकोज कम होगा, एनर्जी नहीं बन पा रही होगी, तब हमें बाहर से भूख लगने लगती है। इसका मतलब हमें जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जब हमें शुगर की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है, तब जाकर हमें भूख लगती है। ये तो बहुत कॉमन वाली बात है कि भूख कब लगेगी? जब शरीर में ग्लूकोज नहीं होगा तब। क्लियर? अब आती है बात कि अगर मेरे शरीर में ग्लूकोज बहुत सारा हो तो मुझे भूख ज्यादा लगनी चाहिए या कम लगनी चाहिए? तो सिद्धांत तो यह कहता है कि अगर मेरे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए थी। हमारे इस मरीज में क्या हाल है? हमारे इस मरीज में डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी है, और इसके खून में शुगर बहुत ज्यादा है, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया है, इसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है। अब अगर इसके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो क्या इसे भूख ज्यादा लगनी चाहिए थी या कम लगनी चाहिए थी? जो सिद्धांत हमने समझा उस आधार पर तो यही लगता है कि इसे भूख कम लगनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इसे भूख बहुत ज्यादा लगती है। उसका अब हम रीजन समझते हैं कि वो भूख अधिक क्यों लग रही है। अब ध्यान दें, मान लेते हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। क्लियर? ध्यान से लॉजिक को समझें। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारी कोशिकाएं हैं। इन ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ग्लूकोज कैसा है? बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझें, हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब इस पेशेंट के खून में ग्लूकोज कैसा है? बहुत ज्यादा है। इस पेशेंट के ब्लड में इंसुलिन कैसा है? तो इंसुलिन नहीं है।
इसकी कोशिकाएं, ये टिश्यूज की सेल्स हैं, यह ग्लूकोज लेना चाहती हैं। इन्हें अपने दैनिक कार्य के लिए, अपना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता है। क्या खून में ग्लूकोज है? तो बिल्कुल है। खून में ग्लूकोज कैसा है? तो खून में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। हमने यहां लिखा कि खून में ग्लूकोज इंक्रीज्ड है। अगर खून में ग्लूकोज इंक्रीज्ड है तो क्या इन कोशिकाओं को जब जरूरत है तो क्या इन्हें ग्लूकोज मिलना चाहिए? तो बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन शुरुआत में ही हमने ये डिस्कस किया था, जब हमने इंसुलिन के फंक्शन पढ़े थे, तो हमने ये कहा कि ग्लूकोज कभी खुद ऐसे जंप करके इस कोशिका के अंदर एंटर नहीं कर सकता। उसे कोई पकड़कर बैठाने वाला होना चाहिए, पकड़कर भेजने वाला होना चाहिए। और इसे पकड़कर भेजने वाला कौन है? दैट इज इंसुलिन। इसका मतलब अगर खून में इंसुलिन होता तो इस ग्लूकोज को पकड़कर सेल में एंटर करवा देता, लेकिन यहां पर इंसुलिन नहीं है। तो क्या खून में ये बहुत ज्यादा घूमने वाला ग्लूकोज कोशिकाओं को तो मिलेगा, या कोशिकाएं अभी भी भूखा ही रहेंगी? तो सही जवाब यह होगा कि खून में कितना भी ग्लूकोज घूम रहा हो, जब तक इन कोशिकाओं के पास में नहीं पहुंचेगा, तब तक कोशिकाएं तो हंग्री ही रहने वाली हैं, कोशिकाएं तो भूखा ही रहने वाली हैं। अब कोशिकाएं अगर भूखा रह जाएंगी, उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जो एपेटाइट सेंटर है, जो फूड इनटेक वाला सेंटर है, उसके पास क्या जानकारी जाएगी कि और खाना लाया जाए या फिर खाना नहीं लाया जाए। तो अगर ये कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिला तो ये यही संदेश भेजने वाली हैं कि हमें तो ग्लूकोज मिला ही नहीं और खाना खाया जाए। इसका मतलब व्यक्ति को भूख लगने लगेगी और इस वजह से पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। तो मतलब पॉलीफेजिया का रीजन क्या याद रखें? पूरी प्रक्रिया बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। पेशेंट के ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, सेल के पास ग्लूकोज नहीं है। इस सेल को ग्लूकोज चाहिए, खून में पड़ा भी है, लेकिन इसको मिलेगा कैसे? इसको मिल तभी सकता है जब यहां पर इंसुलिन प्रेजेंट हो। लेकिन हमारा मरीज कौन सी बीमारी का है? हमारा मरीज डायबिटीज मेलाइटस वाला है। क्या इसके अंदर इन कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर कोशिकाएं भूखा रह जाएंगी, और भूखा रह जाएंगी तो फिर ब्रेन को आदेश देंगी कि और खाना भेजा जाए। इस वजह से इस मरीज को अत्यधिक भूख लगने लगती है, जिसके लिए हमने सिम्टम लिखा है पॉलीफेजिया। समझ में आ गया है? खून में तो खूब पड़ा है, कोशिकाओं के पास नहीं है, तो कोशिकाएं और डिमांड करेंगी और व्यक्ति को और ज्यादा भूख लगने लगेगी। तो ये हो गए हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। पहला पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया और तीसरा पॉलीफेजिया। ज्यादा यूरिन आना, ज्यादा यूरिन की वजह से पानी कम हो गया तो फिर प्यास लगने लग गई, और फिर ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रह गया, कोशिकाओं को नहीं मिला तो कोशिकाओं में भूख लगने लग गई, जिससे व्यक्ति को ज्यादा भूख लगती है, जिसे हम पॉलीफेजिया के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन 3P सिम्टम के अलावा भी क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। हमने एक तथ्य पढ़ा था इंसुलिन के फंक्शंस के दौरान। तथ्य यह पढ़ा था कि हमारा इंसुलिन जब भी ब्लड में आता है, वह ब्लड में पड़े हुए फैटी एसिड्स को निकालकर टिश्यूज में जमा करवा देता है। फंक्शंस नहीं याद हो तो कॉपी खोल के देख लें। बीमारी के लक्षण तभी समझ आएंगे जब आपको फंक्शन याद हो। फैट के ऊपर फंक्शन समझें। फैट के ऊपर इंसुलिन का प्रभाव हमने लिखा था कि यह खून के अंदर से फैटी एसिड को निकालकर उसे टिश्यूज में जमा करवाता है, फैट का सिंथेसिस करवाता है। और साथ ही हमने यह भी लिखा था कि यह सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करवाता है। मींस ब्लड के अंदर से फैटी एसिड्स को तो हटाता ही है, साथ ही साथ हानिकारक फैट जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको भी हटाने वाला है। अगर इंसुलिन होता तो ब्लड में से फैट को हटाता, कोलेस्ट्रॉल को हटाता, लेकिन इंसुलिन नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, जिससे इस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावनाएं भी रहने वाली हैं। क्लियर? एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों? क्योंकि इस पेशेंट में इंसुलिन होता तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करवाता,
इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना है। क्लियर। अब एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है तो आगे कई सारी समस्याएं होंगी, इसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ये सब आगे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्लियर। यहां पर इतना समझें कि डायबिटीज हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और एथेरोस्क्लेरोसिस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यह होगा कि इसमें इम्यूनिटी जो है वह इम्यूनिटी डिक्रीज्ड होने लगती है, इम्यून पावर कमजोर होने लगता है। अब इम्यूनिटी का डायबिटीज से क्या लेना देना, तो यहां पर समझें, जब किसी व्यक्ति के खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है, लगातार लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस मरीज में टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वह प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी तो इस केस में इम्यूनिटी जो है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कम हो जाएगी। तो यहां हमने लिखा है कि डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से उसकी टी लिम्फोसाइट्स कमजोर होने लगती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह से इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनिटी कमजोर देखने को मिलने वाली है। क्लियर। इसका जीता जागता उदाहरण आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें जब भी कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है या कोई भी घाव हो जाता है तो वो घाव जल्दी से भरता ही नहीं है, वहां इन्फेक्शन लग जाता है, वो घाव कई बार सड़ भी जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी छोटी मोटी चोट लगेगी और कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया वहां पर आकर लग गए तो इसका इम्यूनिटी तो बहुत कमजोर है, वो उन बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगा। वो 2-4 बैक्टीरिया जो लगे होंगे वो भी अपनी संख्या बढ़ा कर वहां पर एक इन्फेक्शन का विकराल रूप पैदा कर देंगे। तो इस वजह से डायबिटीज वालों में ध्यान रखना है कि उनका इम्यूनिटी लेवल कमजोर होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इस मरीज में वजन पर भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मीन्स डायबिटीज वाले व्यक्ति में वजन बढ़ता है कि वजन घटता है। ये बहुत ही सोचने का विषय है कि अगर डायबिटीज मेलाइटस का मरीज है तो उसका वजन जो है वह बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो सोचें और बताएं, वजन बढ़ेगा कि कम होगा। इसके लिए हमने अभी एक और सिम्टम्स भी पढ़े थे, इसमें हमने ये तथ्य भी पढ़ा कि इस पेशेंट में पॉलीफेजिया है। क्या हो गया है? पॉलीफेजिया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाना खाता है। क्लियर। तो फिर अब ये बताइए कि इस पेशेंट के अंदर वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। तो अब इसके लिए एक और तथ्य भी आपके सामने रखते हैं कि आपने जितने डायबिटीज मेलाइटस के मरीज देखे हैं वो बिल्कुल दुबले पतले देखे हैं या बहुत मोटे मोटे देखे हैं। तो आपका जवाब यही होगा कि सर डायबिटीज के मरीज तो मोटे देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब डायबिटीज मेलाइटस क्या करवा रहा है? वेट गेन करवाएगा या वेट लॉस करवाएगा? तो सारे कंफ्यूजन को दूर करके ये जवाब याद रखें कि इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस होता है, कभी वेट गेन नहीं होता है। तो फिर और कंट्रोवर्सी दिमाग में क्रिएट होती है कि सर अगर आपने कहा कि वेट लॉस होता है तो अभी हमने यही डिस्कस किया था कि डायबिटीज के मरीज तो हमेशा मोटे मोटे दिखाई देते हैं, तो फिर वेट लॉस कैसे? उनमें तो मोटापा बढ़ा है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए समझें। सबसे पहली बात यह है कि एक पेशेंट था जिसका वजन मान लेते हैं हो गया है 110 किलो। पेशेंट नहीं, सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। मान लिया जाए हमारे अंदर, मान लिया जाए कि मेरे अंदर अत्यधिक मैं खाना खा रहा हूं, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब चल रही है, बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं और बैठे बैठे वजन बढ़ गया। मान लिया जाए हमारे शरीर में वजन हो गया 110 किलो। अभी हम डायबिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुने, एग्जाम्पल को समझना है। हम किसी डायबिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन की बात करते हैं। अभी ना तो मेरे में डायबिटीज है ना आप में डायबिटीज है। अब बात करते हैं कि हमने फूड इनटेक को बढ़ा दिया, एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, दौड़ भाग वगैरह नहीं की, बैठे रहे, तो मान लेते हैं कि हमारा वजन 110 किलो पे पहुंच गया। अब वजन अगर 110 केजी हो गया, ओबेसिटी मोटापा हो गया, तो 110 किलो वजन हो जाने पर क्या रिसेप्टर के काम करने में डिस्टरबेंस आ सकता है? तो इसके लिए हमें
उस ईटियोलॉजी वाले पॉइंट पर जाना होगा जो हमने ईटियोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस किया था कि जब किसी व्यक्ति में ओबेसिटी होती है तो रिसेप्टर के काम करने में समस्या आ सकती है और डायबिटीज होने के चांस हैं। अब ध्यान दें, हम वापस पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमने बैठे बैठे खा खा के वजन 110 किलो कर लिया तो हमारे रिसेप्टर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। रिसेप्टर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी? हमारे अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर अब हमारे अंदर डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस हो गया, पता चल गया, तो फिर हमें भूख कैसी लगेगी? तो जवाब होगा कि सर डायबिटीज पता लग गया है, उसके बाद से हमें पॉलीफेजिया का लक्षण रहेगा, हमें भूख बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन होने वाला यह है कि डायबिटीज मेलाइटस है, इस पेशेंट में पॉलीफेजिया भी हो रहा है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर ये कितना भी खाना खाएगा, उसके खून में कितना भी ग्लूकोज आएगा, ये कभी जाकर टिश्यूज में जमा होगा कि नहीं होगा? कभी ये खून में घूमने वाला ग्लूकोज या फिर मैं कहूं कि खून में घूमने वाला फैट मॉलिक्यूल भी कभी भी टिश्यूज में जाकर जमा होंगे या नहीं होंगे? तो जवाब होगा कि सर खाना कितना भी ये व्यक्ति खाए, लेकिन इसके खून में चाहे ग्लूकोज घूम रहा हो चाहे फैट घूम रहा हो, वो कभी टिश्यूज में जाकर जमा नहीं होगा। और अगर टिश्यूज में जाकर जमा नहीं होगा तो ये टिश्यू अपना जीवन कैसे चलाएंगे? ये टिश्यूज अपना जीवन इस प्रकार चलाएंगे कि जो पहले अब तक इतने सालों के अंदर, इतने महीनों के अंदर हमने जो वजन बढ़ाया था, जो हमने टिश्यूज के अंदर न्यूट्रिशन स्टोर किया था, मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स थी और ये हमारी कोशिकाएं थी, तो ऐसी स्थिति में हमारी टिश्यूज में जो पहले से जमा न्यूट्रिशंस हैं वह टिश्यूज उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। उन्हें रोजाना जो नया न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या इस व्यक्ति ने खाना खाना बंद कर दिया है? बिल्कुल बंद नहीं किया है। ये खाना तो पहले की तुलना में और ज्यादा खा रहा है। ग्लूकोज का लेवल तो अभी भी बहुत ज्यादा है, इसके ब्लड में फैट भी बहुत सारा है, लेकिन फिर भी इन कोशिकाओं को, इन ऑर्गन्स को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ब्लड में इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो इनको अब रोजाना जो फैट, जो प्रोटीन, जो ग्लूकोज मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो फिर ये क्या करेंगे? ये अपने आसपास जो भी पहले 110 किलो वजन था, तो जो मोटापा था, जो फैट टिश्यूज में जमा था, ये धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करके ये कोशिकाएं अपना जीवन चलाने लगेंगी। अब ये बताइए कि अब हमारा वजन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो जब इस डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज का, जिसमें खाना तो खूब खा रहा है, सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ है? ब्लड में ही है, और ब्लड से फिर थोड़ा बहुत ये निकलकर यूरिन में जरूर जा सकता है, लेकिन टिश्यूज में जमा नहीं होगा। और टिश्यूज में जमा नहीं होने की वजह से जो जमा न्यूट्रिशन है उसका बॉडी धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगती है, और इस वजह से व्यक्ति में वजन गिरने लगता है। मीन्स अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति है जिसका वजन अभी 110 किलो है, माना कि हमारा वजन अभी मान लीजिए किसी कारणवश 110 किलो हो गया, और अगर हम में डायबिटीज मेलाइटस बीमारी डायग्नोस हो गई तो 6 महीने बाद अगर वजन नापेंगे तो वजन वह 115 किलो मिलेगा या 105 किलो मिलेगा। तो जवाब होना चाहिए कि इन 6 महीनों के बाद अगर वजन नापा जाए तो वो 105 किलो ही मिलेगा। क्लियर? अगर वजन 105 किलो है, पहले 110 किलो था, इसका मतलब वजन बढ़ा कि वजन कम हुआ? तो जवाब होगा कि वजन कम हुआ। तो फिर अब ये वाला भी जवाब समझें कि फिर हमें डायबिटीज मेलाइटस के मरीज मोटे क्यों देखने को मिलते हैं? तो जवाब ये है कि जब वजन 110 किलो था तब भी वह मोटा ही था, और वजन 4-5 किलो कम होके 105 हो गया है तो वो बिल्कुल पतला नहीं हो जाएगा, वो अभी भी आपको मोटा ही दिखाई देगा। क्लियर? तो ये रीजन है कि ये पेशेंट अभी भी मोटा दिखता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट किलोग्राम ग्राम में बात करें तो पहले की तुलना में उसके वजन में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई होगी। क्लियर? तो ध्यान दें कि डायबिटीज मेलाइटस के बाद में वजन गिरने लगता है।
इसे मैं एक सेंटेंस में भी बोल सकता हूं। सेंटेंस सुने, ओबेसिटी कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस बट डायबिटीज मेलाइटस नेवर कॉजेज ओबेसिटी। मतलब यह है कि मोटापे ने मीन्स ओबेसिटी ने डायबिटीज मेलाइटस करवाया है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस अब और मोटापा करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो जवाब होगा कि डायबिटीज मेलाइटस नेवर कॉजेज ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस कॉजेज वेट लॉस। तो अगर आप इस सेंटेंस को ढंग से समझ लें तो भी आपको वजन कम होने का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। मतलब यह है कि अगर मैं हेल्दी हूं, मेरे में अभी कोई डायबिटीज नहीं है, अगर मैं खान पान में और लाइफस्टाइल में ध्यान न रखें तो पहले तो क्या होगा? मोटापा होगा। मोटापा होने से क्या होगा? डायबिटीज होगा। और जिस दिन डायबिटीज हो गया उसके अगले दिन से क्या होने लग जाएगा? लगातार वजन में गिरावट आने लग जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब डायबिटीज मेलाइटस जो है वो वेट लॉस करवाता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे असेसमेंट फाइंडिंग के बारे में। और सिम्टम ये भी पता रखें कि डायबिटीज मेलाइटस में इन सभी सिम्टम्स के अलावा उसके घाव भरने की दर में भी कमी देखने को मिलती है। मीन्स डिलेड वुंड हीलिंग भी इन मरीजों में देखने को मिलने वाला है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण लक्षण थे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं आखिर में 2 मिनट में, ध्यान से सुन लें। डायबिटीज मेलाइटस हम पढ़ रहे थे, कैसी बीमारी है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कौन सा हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहा है? इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। इस बीमारी में कौन से न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा? तो सभी न्यूट्रिएंट प्रभावित होंगे। फिर हमने कहा कि टाइप्स कितने हैं? बायोकेमिकल आधार पर 3 प्रकार मान सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। खुद पेनक्रियाज की समस्याएं हैं तो प्राइमरी, अन्य बीमारियों की वजह से डायबिटीज हो गया तो सेकेंडरी, और अगर प्रेगनेंसी की वजह से हो गया तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। फिर हमने बात कही क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। क्लिनिकल टाइप्स 2 प्रकार के, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हमने टाइप 1 और 2 में अंतर पढ़ा। पहले वाले को आईडीडीएम, दूसरे को नॉन आईडीडीएम। जुवेनाइल ऑनसेट मतलब बच्चों में कॉमन है, ये बड़ों में कॉमन है। 30 साल से कम में दिखता है, 30 साल से अधिक वालों में दिखता है। टोटल 10% मरीज ऐसे मिले हैं, 90% मरीज ऐसे मिले हैं। इन मरीजों में बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है। इनमें बीटा सेल तो डिस्ट्रक्ट नहीं होती लेकिन रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करते हैं। बीटा सेल के टूटने के पीछे कारण या तो पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, जबकि रिसेप्टर के काम नहीं करने के पीछे या तो उसकी आनुवांशिकता जिम्मेदार है या फिर उसका मोटापा जिम्मेदार है। इस टाइप 1 वाले में खुद का इंसुलिन एब्सेंट होता है, इसलिए इसे बाहर का इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। टाइप 2 वाले में खुद का इंसुलिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे बाहर का इंसुलिन नहीं चाहिए होता है। क्लियर? देन हमने पढ़ा इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम में हमने पढ़ा कि इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बढ़ेगा। एक सीक्वेंस बोलता हूं, ध्यान से सुन लें। इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो यूरिन में निकलेगा, यूरिन में जाएगा तो साथ में पानी लेकर जाएगा जिससे पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा तो बहुत सारा पानी पेशाब में निकल जाएगा तो बहुत अधिक प्यास लगने लगेगी, दैट इज पॉलीडिप्सिया। और पॉलीफेजिया क्यों हुआ? कि खून में बहुत सारा ग्लूकोज है लेकिन कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है तो भूख लगने लगेगी, जिससे पॉलीफेजिया देखने को मिलता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और उसका वजन भी गिरने लगता है। वेट लॉस वाला सिम्टम भी देखने को मिलने वाला है। तो ये था असेसमेंट फाइंडिंग तक। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोस्टिक तरीके क्या होंगे, हम डायबिटीज मेलाइटस का पता कैसे लगाएंगे, और फिर अगर कोई सा भी टाइप हमें पता लगता है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? धन्यवाद।